मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं झारखंड उच्च न्यायालय, रांची और उच्चतम न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कानून की बानगी जो चैनल है, इसमें लगातार ही मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों की हिंदी में डिकोडिंग कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को उसे समझने में आसानी हो। जो हिंदी भाषा भाषी हमारे मित्र हैं, उन्हें समझने में आसानी हो। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हिंदी भाषा भाषी स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ के न्यायालयों में ज़्यादातर काम हिंदी में होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो संख्या में हमारे वकील हैं वह हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनकी मातृभाषा हिंदी है। इसलिए मैंने यह कोशिश की है कि हिंदी में मैं चीज़ों को, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसको डिकोड करूं और आपके सामने रखूं, जिससे कि आप जब भी कोर्ट में केस का रेफरेंस दें तो उसे आसानी के साथ जज को भी समझा सकें और आसानी के साथ खुद भी समझ सकें। आप खुद भी अच्छे से समझेंगे तभी आप जज को समझा भी पाएंगे। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और साथ ही साथ उससे संबंधित जो जजमेंट है उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। मित्रों, इस केस में जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बतलाता रहा हूं, वैसी तरह इस केस में भी मैं प्रोविजंस की भी चर्चा करूंगा यहाँ पर कि कौन से प्रोविजंस को इसमें डील किया गया है और उसका क्या मतलब है। दूसरी बात, जो भी प्रोविजंस आईपीसी और सीआरपीसी में यहाँ डील किए गए हैं और उससे संबंधित जो नया कानून लाया गया है सीआरपीसी और आईपीसी से संबंधित को लेकर, मैं उस सेक्शंस की भी यहाँ पर साथ में चर्चा कर दूंगा, जिससे कि आप लोग जब नए कानून को पढ़ें तो उसे रिलेट करने में आप लोगों को आसानी हो। तो मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो एक्ट 2012। पहले तो पॉक्सो एक्ट है क्या, सबसे पहले उसकी बात कर लूं। आपको पता है कि 2012 में एक कानून लाया गया बच्चों के सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और आप ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसे 18 से कम उम्र के बच्चों पर पॉक्सो लग जाता है, लेकिन बच्चों का डिफिनीशन यहाँ पर जो दिया गया है वह इसी रूप में दिया गया है। उसमें हम यह देखते रहे कि समाज में जो कुरीतियां हैं उसमें बच्चों का यौन शोषण काफ़ी ज़्यादा होता रहा है और कभी कभी यह यौन शोषण रिश्तेदारों के द्वारा, नज़दीकी रिश्तेदारों के द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा, उनके मेंटर के द्वारा भी किया जाता रहा और यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में उभर कर आया था। इसलिए सरकार के लिए जरूरी हो गया था कि बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जाए और उससे संबंधित कानून लाया जाए। इसलिए कानून लाया गया पॉक्सो एक्ट 2012। यह बहुत ही अच्छा कानून है और बहुत ही कठोर कानून है। इससे जो है वो जुर्म को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद भी मिली है। लेकिन साथ ही साथ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से यह कानून जो प्रोटेक्शन देने के लिए है बच्चों को, उसका मिसयूज भी बड़ों के द्वारा किया जाता रहा है और किया जा रहा है। जैसे मैं आपको यह बतला दूं कि प्रोविजन में, जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत ही कठोर कानून है, उसमें जो प्रोविजंस है वह बहुत ही कठोर हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लोग अपने पर्सनल दुश्मनी को, व्यक्तिगत दुश्मनी को भी सेटल करने की कोशिश करते हैं। जैसे दो भाइयों के बीच में यदि लड़ाई हो गई तो वह एक भाई अपने बच्ची को सामने लाकर आरोप लगवा देगा कि उसने उसे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की। उसी ढंग से यदि पड़ोसी के साथ कोई विवाद हो जाए तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर यह आरोप लगा देता है और लगा सकता है। जमीन संबंधी विवाद हो तो यह केस लगा देता है लोग। चूंकि यह कानून बहुत ही कठोर है तो इसीलिए इसमें सजा का भी प्रावधान बहुत ही कठोर ही किया गया है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट ही किया गया है। तो मित्रों, मैं आज आप लोगों को यह बतलाने जा रहा हूं
कि यदि किसी व्यक्ति को गलत इल्जाम में फंसा दिया गया पॉक्सो एक्ट के, क्योंकि हम लोग डेली कोर्ट में इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उससे संबंधित क्या कोई फैसला है? लगातार यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। हालांकि मैं कहूं कि बहुत ही कम फैसला इस पर आया है, फिर भी जो फैसला आया है उसकी चर्चा मैं करूंगा। यहाँ पर मुंबई उच्च न्यायालय ने 2021 में एक फैसला दिया पॉक्सो एक्ट पर, और उसने यह पाया कि जो आरोप लगाया गया है बच्ची और बच्ची के मां के द्वारा, वह बहुत ही सही नहीं है, और जो सबूत हैं उसमें वह खरा नहीं उतरता है। और उस आधार पर उसने उस व्यक्ति को, जिसे कि लोअर कोर्ट से सजा हो गई थी, उसे रिहा कर दिया। तो मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं एक केस की, वह है जनार्दन पांडुरंग कापसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। मैं अपना रिपीट कर रहा हूं, जनार्दन पांडुरंग कापसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। यह केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 838 ऑफ 2019, और बंबई उच्च न्यायालय ने इस पर 26 अगस्त 2021 को अपना निर्णय सुनाया। इसमें जो सेक्शंस इन्वॉल्व थे वह है सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी, जो वर्तमान में आकर 64 हो गया है, जो वर्तमान में भारतीय दंड संहिता सेक्शन 64 हो गया है। दूसरा है सेक्शन 354 ए, जो कि अब ये सेक्शन 354 ए 415 हो गया है यह दंड संहिता में, और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट सेक्शन 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। यह सारा चीज तो जो एलिगेशन में आया है, जो एफआईआर में आया है, वह है। जब डिफेंस में मैं आऊँगा तो उसमें जो एविडेंस एक्ट का जो सहारा लिया गया है, एविडेंस एक्ट में प्ली ऑफ एलिबाई का, उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। अब मैं आता हूँ कि यह है क्या, यह एफआईआर का मजमून क्या है, और यह इसमें प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है। यह घटना है मित्रों 2017 की, 13/12/2017 की यह घटना है, और 16/12/2017 को इस पर एफआईआर हुआ है। एफआईआर दर्ज किया गया है वह बच्ची, जो कि 5 साल की बच्ची है, उसकी मां के द्वारा। विक्टिम जो है वो 5 साल की बच्ची है। वो बच्ची स्कूल में पढ़ाई करती है, ठीक है, स्कूल में बच्ची वो प्रेप में पढ़ाई करती है। उस बच्ची की मां ने आरोप लगाया है अपने उसी घर में रहने वाले 5th फ्लोर में रहने वाले अपने पड़ोसी के ऊपर, जनार्दन पांडुरंग कापसे के ऊपर। एफआईआर में यह कहा गया है कि 13/12/2017 को जब वह घर पर आई, उसकी मां किसी के घर में खाना बनाने का काम करती थी, तो उसने यह पाया कि उसकी बच्ची रो रही है और वह दर्द से वह कराह रही है। जब उसने अपनी बच्ची से पूछा तो उसने अपना प्राइवेट पार्ट को दिखलाकर बतलाया कि ऊपर जो रहने वाले अंकल हैं उन्होंने उसमें छेड़छाड़ की है, और उसने यह बतलाया कि वह जब वो ऊपर खेल रही थी शाम के समय, तो चॉकलेट देने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गए, कमरे को बंद कर दिया, उनके पैंट को उतार दिया और उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की, उसने उंगली करी। तो यह आरोप उसने लगाया, और उसने यह भी कहा कि इसने पाया है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं, जो वेजाइना है, उसमें इंजूरी भी थी। जब बच्ची दर्द से रो रही थी तो उसने सबसे पहले यह बात अपने पड़ोसन लीलावती को बतलाई, जहां पर बच्ची स्कूल से आने के बाद खेलने जाती थी। जब उसके पति घर पर आया तो उन्होंने उससे डिस्कस करी, और तब 3 दिनों के बाद जाकर यह एफआईआर उसने दर्ज किया। पुलिस ने उसके मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया, और मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, इससे मैं आगे जब डिफेंस में आऊँगा तब बतलाऊँगा। इस केस में जितने भी गवाह थे वह सभी गवाह उसी बिल्डिंग में रहने वाले उसके पड़ोसी थे, उन लोगों ने इसमें गवाही दी। इसमें जो इन्फॉर्मेंट थी, सूचककर्ता जो थी, जो मैंने आप लोगों को बतलाया कि वह उसकी माँ थी। लोअर कोर्ट ने, थाने के लोअर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने इस केस में जो जनार्दन पांडुरंग कापसे है उसे सजा सुना दी। सजा क्या सुनाई गई, यह भी मैं आपको बतला रहा हूँ। इसमें
सजा सुनाई गई सेक्शन 376 जो कि अब 64 हो गया है, उसके तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा उसे सुनाई गई और उसे 5,000 रुपया जुर्माना भी उस पर लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 महीने सश्रम कारावास की सजा निर्धारित की गई उसके लिए। दूसरा सेक्शन 354 में उसे 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उससे 5,000 रुपया उस पर अर्थदंड भी लगाया गया। दंड नहीं चुका पाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होता। तीसरा उसने जो सुनाया पॉक्सो एक्ट सेक्शन 4 के तहत वो भी 7 साल सश्रम कारावास की सजा, और इसमें भी उसने 5,000 रुपये का जुर्माना और नहीं अदा करने पर उस पर 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 7 साल की ही सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई सेक्शन 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में। साथ ही कहा गया कि ये सभी सजा साथ ही चलेगी, मतलब कि मैक्सिमम सजा जो होगी वह 7 साल की होगी। मैक्सिमम सजा जो होगी वह 7 साल की होगी। ये जजमेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि 2019 में यह केस फाइनल हुआ और 2019 में थाने के एडिशनल सेशन जज ने इस पर अपना निर्णय दिया। अब यहाँ पर यह देखिए कि जब सजा सुना दी गई तो जनार्दन पांडुरंग कापसे जो था वह बम्बई उच्च न्यायालय चला गया। उसने अपील की सेक्शन 374 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। यह क्या है? सेक्शन 374 ऑफ द सीआरपीसी में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कन्विक्शन होता है तो वह सेक्शन 374 के तहत अपने बचाव के लिए वह अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में। ठीक है ना, जो उच्चतर न्यायालय है। यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट के कोर्ट से सजा होती है तो वह जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास से सजा होती है तो वह उच्च न्यायालय में आएगा। तो सेक्शन 374 के तहत जो वर्तमान में सामान्य नागरिक संहिता के तहत वो 415 जो कि सेक्शन हो गया, उसके तहत अपील की जा सकती है। तो इसने जनार्दन पांडुरंग कापसे ने अपील की मुंबई उच्च न्यायालय में, और उसने डिफेंस क्या लिया? उसने डिफेंस लिया कि जो डिपोजिशन है बच्ची का उसमें वेरिएशन है और वह लगातार अपने जो गवाही है उसको इम्प्रूव करती जा रही है, मतलब कि उसको लगातार सिखाया जा रहा है क्या बोलना, क्या वेरिएशन है, क्या इम्प्रूवमेंट है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। दूसरा है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि कोई इंजरी नहीं थी उसके प्राइवेट पार्ट में। तीसरा क्या उसने लिया है? यह लिया है प्ली ऑफ एलिबाई। ये प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है? यह एलिबाई एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है समवेयर एल्स, मतलब कि जब घटना घटी तो वह कहीं और था। सेक्शन 103 में प्ली ऑफ एलिबाई का प्रावधान किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको लिया गया। चौथा क्या था? चौथा इसमें कहा गया कि उसकी मां ने आरोप लगाया कि पहले हम जहां रहते थे वहां पर भी यह व्यक्ति हमारा पड़ोसी था और वहां पर भी इसने 4-5 बार छेड़छाड़ की थी हमारी बच्ची के साथ, मतलब ये जो विक्टिम अभी है। कोर्ट में इन सारे चीजों को बहुत ही ध्यान से सुना। सुनने के बाद उसने यह पाया और उसने अपने जजमेंट में भी स्पष्ट किया, उसकी मां ने बयान में यह कहा, सबसे पहले यह कहा कि उस बच्ची को अकेले ले जाया गया था कमरे में और कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया गया, के साथ छेड़छाड़ की। पहला तो है कि जो एक्यूज पर्सन है वो अपने परिवार के साथ वहां रहता है। अब उसने यह ग्राउंड लिया था एफआईआर में कि उस समय उसका परिवार वहां पर नहीं था, लेकिन बच्चे ने अपने जो डिपोजिशन में यह कहा कि और सभी बच्चे जो थे उसमें 4-5 बच्चों का उसने नाम लिया, उसके सामने उस एक्यूज पर्सन जिसे वह अंकल बोल रही थी उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। मां ने कहा कि बच्ची ने बतलाया कि अकेले की, और यहाँ पर बच्ची कह रही कि नहीं, और 4-5 बच्चे उसके साथ थे जब वो उनके कमरे में गई। दूसरा, मां ने यह कहा था
एफआईआर में कि 4-5 बार पहले भी ऐसी घटना घटी थी जब वो दूसरे जगह पर साथ में रहते थे। लेकिन बच्ची से जब पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी थी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आया कि बच्ची की माँ जो है वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और बच्ची जब स्कूल से आती है तो उसकी पड़ोसन लीलावती के घर पर वह 5 बजे शाम तक रहती है और माँ जब आती है तो वहां से उसे वापस ले आती है। और जब वहां पर वह रहती है लगातार तो वह किस समय में ऊपर गई और किस समय ऊपर खेलने जाती थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था और कोर्ट ने इस पर भी शक जाहिर किया। चौथी बात जो कही गई कि बच्ची ने जब यह कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, माँ ने यह देखा कि इंजरी है तो माँ उसे अस्पताल लेकर नहीं गई, बल्कि उसे 3 दिन के बाद उस पर एफआईआर कराया गया। यदि किसी भी बच्ची को कष्ट होगा और उसके प्राइवेट पार्ट में यदि इंजरी होगी तो उसकी माँ सबसे पहले या उसका पिता सबसे पहले कहाँ जाएगा? अस्पताल जाएगा लेकर। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शक जाहिर अपना किया। इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट ने अपना जो रुख था वह अख्तियार किया और इसके बाद जो आरोपी था उसने यह प्ली लिया, उसने बहुत स्पष्ट प्ली लिया कि वह नौकरी पेशा आदमी है और वह सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में रहता है। मतलब कि जिस समय यह घटना की चर्चा की जा रही है उस समय वह उस जगह पर था ही नहीं। इसी को ही हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। मतलब कि जहां घटना घटी थी वहां पर मैं नहीं था और इससे संबंधित सबूत भी उसने प्रोड्यूस किए कोर्ट के सामने और जहां पर काम करता था उसका सबूत भी उसने वहां पेश किया। अब बात आया कि यह केस हुआ फिर क्यों। यहाँ पर उस व्यक्ति ने बतलाया जो कि आरोपी था, उसने जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे उसने बतलाया कि वह 5th फ्लोर पर रहता है और 4th फ्लोर पर यह परिवार रहता है और ऊपर में बाथरूम से कुछ सीपेज था जो कि 4th फ्लोर पर आता था और जिसको लेकर वह लड़ाई चल रही थी, लेकिन वह रिपेयरिंग नहीं कराया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से रिपेयरिंग नहीं करा पाया और इसी बात पर जो विक्टिम की माँ है, इन्फॉर्मेंट जो थी PW1, वह नाराज थी और उसने सबक सिखाने के लिए कि मेरी बात नहीं मान रहे हो, उसने अपनी बच्ची से पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगवा दिया और उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। बम्बई उच्च न्यायालय ने, मुंबई उच्च न्यायालय नाम नहीं है इसका, बॉम्बे हाई कोर्ट नाम है क्योंकि मुंबई का नाम मुंबई हुआ है लेकिन कोर्ट का नाम बॉम्बे ही है। जहां पर भी कोर्ट है उसका नाम वही है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे बिल्कुल ही आरोप को गलत माना और इसे गलत मानते हुए उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जो कि सजा काट रहा था थाने के जेल में, उसे उसने रिहा कर दिया और जो जुर्माने की रकम उसने जमा की थी और या जमा की होगी उसे वापस लौटाने की बात कही और बेल बॉन्ड को उसने कैंसिल कर दिया और उसे रिहा कर दिया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि पॉक्सो एक्ट के तहत यह जो जजमेंट आया है तो जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप उसको यदि ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि आप किस ढंग से केस को हैंडल कर सकते हैं। और पॉक्सो केस में आजकल बहुत सारे फॉल्स केस हो रहे हैं तो उसको आप किस ढंग से हैंडल कर सकते हैं और कैसे जो आरोपी है जिसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया उसे आप बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने वकील मित्रों के बीच में जरूर इसे शेयर करें जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और मित्रों, आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों के लिए, आपके फायदे के लिए यह चैनल है और इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।